नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न के बारे में। और इन प्रश्नों की संख्या होगी 100 से ऊपर, यानी कि 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पहले पेपर में आपको पढ़ना होता है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। तो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना से बनने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बारीकी के साथ एक एक चीज़ों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, प्रश्न क्या है आपका बेटा? प्रश्न है भारत सरकार के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? बताइए। भारत सरकार द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण सम्मान से कब नवाजा गया? 1957 ईस्वी में आपको मिला था। 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि एक आलोचक है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1957 ईस्वी में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो हिंदी के महान आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार रहे हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा जैसे उपन्यास को लिखा, आनंद मठ पर उनके आलोचनात्मक लेख के लिए जाने जाते हैं। और खास करके जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि जिन कवियों पर नहीं पड़ी, उन कवियों को भी इन्होंने जो है अमर कर दिया हिंदी साहित्य में। जैसे कबीरदास पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल उतना ज़्यादा नहीं लिखते हैं, एक कवि की श्रेणी में उनको नहीं रखते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर में भी एक कवि दिखता है। भले ही वो निर्गुण ज्ञानाश्रय के एक संत रहे, महान संत रहे, लेकिन उनमें कवि भी दिखता है। तुलसीदास, मतलब इनको कबीरदास में, किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। नाटक और हिंदी नाटक जैसे तमाम गद्य रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इन्हीं सभी रचनाओं के आधार पर इनको भारतीय संस्कृति की गहरी समझ के लिए, इनको भारतीय संस्कृति की गहरी समझ थी, इसलिए इनको पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी काल की प्रिय ललित निबंध के फूल उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? प्रिय ललित निबंध के फूल उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो ललित निबंध के फूल उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह, कौन सा निबंध संग्रह है उनका बेटा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, कल्पलता। कल्पलता जो है उसी में संग्रहित है। ठीक है, ललित निबंध जो है वो किसमें? कल्पलता नाम का निबंध संग्रह उसी में संकलित है। अगला क्वेश्चन से, नंद दुलारे बाजपेयी मुख्यतया हैं। नंद दुलारे बाजपेयी बताएं। नंद दुलारे बाजपेयी मुख्यतया हैं आलोचक, उपन्यासकार, नाटककार या कहानीकार? नंद दुलारे बाजपेयी की अगर बात की जाए तो एक आलोचक हैं ये। नंद दुलारे बाजपेयी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समीक्षक, खास करके साहित्य की समीक्षा करने के लिए और आलोचना करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे उनकी रचनाओं में खास करके हिंदी साहित्य और संस्कृति, आलोचना के विविध रूप, काव्य की समस्याएं, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपने लेख लिखे हैं। तो आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी मुख्यतः क्या है बेटा? एक आलोचक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। हिंदी साहित्य के प्रथम सौंदर्यवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के प्रथम सौंदर्यवादी आलोचकों में सबसे पहला नाम आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी जी का आता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आपको एक बात भी मैं बता दूं कि जैसे कि ये लेक्चर जो है 2026, 27, 28 इन सभी की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नंद दुलारे बाजपेयी ने छायावाद का प्रथम प्रवर्तक किसे माना है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। नंद दुलारे बाजपेयी ने छायावाद का प्रथम प्रवर्तक किसको माना है? तो छायावाद का प्रथम प्रवर्तक उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को जो है माना है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। कुछ लोग जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं, कुछ लोग सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी सुमित्रा नंदन पंत के पक्ष में है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम छायावादी आलोचक कौन है? बताएं, प्रथम छायावादी आलोचक कौन है? तो प्रथम छायावादी आलोचकों में नंद दुलारे बाजपेयी का नाम आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नंद दुलारे बाजपेयी प्रथम छायावादी आलोचक हैं, चूंकि नंद दुलारे बाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद पर काम किया है, सुमित्रा नंदन पंत पर, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सभी के बारे में इन्होंने आलोचनात्मक मूल्यांकन इन सभी का किया, सिद्धांतों के बारे में बताया, इनके विचारों को बताया। ठीक है, तो छायावाद के सिद्धांतों को कहीं ना कहीं पे नंद दुलारे बाजपेयी सबसे पहले बताने के लिए जाने जाते हैं।
तो आपसे चूंकि आपको साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना पढ़ी, तो हिंदी आलोचना में नंद दुलारे बाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन से नंद दुलारे बाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला नाम से अलग अलग निबंध लिख करके छायावाद की बृहद की घोषणा कब करी थी? तो ये इन्होंने घोषणा करी थी 1936 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने सभी पर निबंध लिखा था। नंद दुलारे बाजपेयी ने किस काव्य को मानवीय विरह का काव्य कहा था? मानवीय विरह का काव्य माना जाता है आंसू। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। आंसू हिंदी साहित्य का शोक गीत भी कह सकते हैं इसको। अंधेरे में रचना मुक्ति बोध की है, ये नहीं होगा। कामायनी एक महाकाव्य है, 15 सर्गों में बटी हुई रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। परिवर्तन जो है ये सुमित्रानंद पंत की रचना हो सकती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नंद दुलारे बाजपेयी का जन्म कब हुआ था? नंद दुलारे बाजपेयी का जन्म कब हुआ था? और भी चीजें बताएं। नंद दुलारे बाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था बेटा? नंद दुलारे बाजपेयी जी का जन्म हुआ था 1906 में। कब हुआ था बेटा? 1906 में हुआ था। 28 सितंबर की डेट को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उन्नाव जिला पड़ता है कानपुर जब जाने लगो, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर जगह है, वहीं पर एक छाऊ नाम का गांव पड़ता है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। और एक आलोचक भी थे, एक टीचर थे, विचारक थे अच्छे खासे ये। ठीक है, आगे देखेंगे। किसने कहा था कि प्रयोगवाद बैठे बैठे का धंधा है? प्रयोगवाद बैठे का धंधा है, किसने कहा था प्रयोगवाद बैठे का धंधा है? तो नंद दुलारे बाजपेयी जी ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हिंदी साहित्य 20वीं सदी नामक आलोचना का प्रकाशन वर्ष बताएं। हिंदी साहित्य 20वीं सदी नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक। हिंदी साहित्य 20वीं सदी नामक आलोचना का प्रकाशन कब हुआ और किसने लिखा है? तो इसका प्रकाशन हुआ है बेटा कब? 1942 में हुआ इसका प्रकाशन। ठीक है, और नंद दुलारे बाजपेयी ने इसको लिखा है, 1942 की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, इनमें से कौन सी कृतियां नंद दुलारे बाजपेयी की नहीं है? देखिए, रस सिद्धांत, साकेत, एक अध्ययन, आस्था के चरण, ये इनकी रचना नहीं है। बाकी जो है नया प्रश्न, नए प्रश्न, मतलब कि नया साहित्य, नए प्रश्न, जयशंकर प्रसाद रचना इन्हीं की है। इसके अलावा नई कविता, रीति और शैली, रीति और शैली निराला के बारे में लिखा, तो वो भी इन्होंने करा है। और जो है महाकवि सूरदास आधुनिक साहित्य इन्होंने भी लिखा है। यानी कि इसका रस सिद्धांत साकेत जो मैथिली शरणगुप्त वाला है उसको नहीं लिखा, बाकी सबको लिखा। आगे बढ़ते हैं, उन भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचनात्मक रचना। रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचनात्मक रचना कौन सी है? निराला की भक्ति। निराला की भक्ति, सॉरी, निराला की कविता जो है रामविलास शर्मा की एक आलोचनात्मक रचना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? रामविलास शर्मा हिंदी के बड़े आलोचक हैं और मार्क्सवादी आलोचकों में से हैं। एक भारतीय मार्क्सवादी आलोचक हैं ये। विदेशी या पाश्चात्य मार्क्सवाद को एक प्रकार से उसका विरोध करते हैं, भारतीय मार्क्सवाद की बात करते हैं। इनको कब मिला था बेटा? 1970 ईस्वी में मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 ईस्वी में इनको मिला था। निराला की साहित्य साधना भाग 2 रचना पर इनको ये मिला था। ठीक है, ये हिंदी के प्रगतिवादी आलोचक हैं रामविलास शर्मा। एक अच्छे विचारक और भाषा के बड़े अच्छे जानकार थे। आपको बता दूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर इन्होंने लिखा कि निराला की साहित्य, निराला पर बहुत काम किया रामविलास शर्मा ने। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन, साहित्य और विचारों का गहन विश्लेषण उस रचना में करते हैं, निराला की साहित्य साधना में। ठीक है, इस ग्रंथ ने हिंदी साहित्य में या हिंदी आलोचना में एक नया दृष्टिकोण, एक नई वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया कहीं ना कहीं पे। और इसी के लिए इसको 1970 में जो है इस पर ज्ञानपीठ, सॉरी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? निराला की साहित्य साधना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामविलास शर्मा को बताएं, रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? व्यास सम्मान या व्यास सम्मान? रामविलास शर्मा को जो सम्मान मिला था व्यास सम्मान की अगर बात की जाए, व्यास सम्मान जो मिला था उनको 1993 या 1991 के आसपास मिला था। ठीक है, व्यास सम्मान कब मिला था? 1993 में या 91 में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और रचना है भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी पर।
इनको मिला था। ठीक है, बताइए। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा की अगर बात की जाए, रामविलास शर्मा जी हिंदी के बड़े आलोचक हैं। बताएं, रामविलास शर्मा जी की अगर बात की तो इनको व्यास सम्मान 1993 मिला है, 1991 में। इसी का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? 1991 में ही मिला है इनको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनकी रचना है भारत के प्राचीन भाषा और भाषा परिवार और हिंदी। इस पर इनको मिला है व्यास सम्मान 1991 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया था? तो इनको रचना कौन सी है? वो रचना है बेटा भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन लगा दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। रामविलास शर्मा की रचना निराला की साहित्य साधना कितने भागों में संकलित है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निराला की साहित्य साधना पुस्तक कितने भागों में बटी हुई है? रामविलास शर्मा की जो लिखी हुई है। तो इस पुस्तक की अगर बात की तो ये 3 भागों में बेसिकली बटी हुई है। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में बटी हुई निराला की साहित्य साधना। ठीक है, बताएं कितने भागों में बटी हुई है? 3 या 4? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो 4 भागों में बटी हुई निराला की साहित्य साधना। वैसे 3 खंडों में, मूल खंड 3 खंडों में है, लेकिन बाद में पुराने संस्करण 4 खंडों में प्रकाशित हुए हैं। लेकिन अगर इसका प्रश्न के हिसाब से देखें तो 3 खंड कालखंड ही लगाइएगा, 3 खंडों में बटी हुई है। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध आलोचना परंपरा और मूल्यांकन का रचनाकार। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। रामविलास शर्मा की रचना निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में बटी हुई है। रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध आलोचना परंपरा, आलोचना पुस्तक परंपरा का मूल्यांकन रचना कब लिखी गई? 1981 की है। ए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रामविलास शर्मा ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा था? हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास जी को कहा था। यहाँ पर जातीय कवि कहने का मतलब ये नहीं कि हिंदी में ये जो है जातीय कवि थे, जातिवाद को बढ़ावा देते थे, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। जातीय कवि का यहाँ पर मतलब होता है कि हिंदी जाति के कवि थे। हिंदी जाति मतलब समझते हैं, हिंदी को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। हिंदी को एक जाति के रूप में समझ करके हिंदी के सभी कवियों को अपने जो है जाति के रूप में समझ करके इन्होंने काम किया। हिंदी के जातीय कवि हैं। हिंदी में जातिवाद को बढ़ावा देने वाले नहीं, हिंदी के जातीय मतलब हिंदी के जातीय कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? बताएं भाई, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था बेटा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। 10 अक्टूबर 1912 को इनका जन्म हुआ था। उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी में इनका जन्म हुआ था। एक प्रगतिशील आलोचक, भाषाविद और विचारक रहे हैं। 10 अक्टूबर 1912 को जन्म हुआ था। ठीक है, उन्नाव जिला उचगांव सानी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद आलोचकों में सिरमौर हैं। मार्क्सवाद के आलोचकों में अगर बात की तो सिरमौर रहे हैं रामविलास शर्मा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना किसने कहा? शिवदान सिंह चौहान कहते हैं कि रामविलास शर्मा की आलोचना ध्वंसात्मक आलोचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका। प्रश्न है, टॉमस स्टर्न्स इलियट परंपरा के अनुसार, टॉमस स्टर्न्स इलियट परंपरा के अनुसार इसमें से क्या होगा? निर्जीव होता है। टॉमस स्टर्न्स इलियट परंपरा के अनुसार क्या होता है?
जीवित संस्कृति का एक अंग होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अतीत ही वर्तमान में प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी घटना को प्रभावित करता है। अतीत ही वर्तमान में प्रभावित नहीं करता बल्कि वर्तमान भी घटना को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन टी.एस. इलियट का है। टी.एस. इलियट का सिद्धांत का नाम है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक किसने लिखा है? अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, किसने लिखा बेटा अंडरस्टैंडिंग पोएट्री? बिल्कुल राइट आंसर है, क्लीथ ब्रुक्स ने लिखा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अंग्रेजी के शास्त्रीय और शास्त्रज्ञ विद्वान, अंग्रेजी के शास्त्रीय और मतलब कि शास्त्रज्ञ विज्ञान जो थे उनका नाम था टिलियर्ड। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? कॉलरिज का सिद्धांत है कल्पना का सिद्धांत। ठीक है, तो आपसे पूछे कल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? तो कॉलरिज ने दिया था। आप प्रश्न ये बताएं कि बताएं निम्नलिखित में से कॉलरिज का ग्रंथ कौन सा नहीं है? कॉलरिज का ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? बाकी देखिए, लेटर्स, द राइम ऑफर, ओशियंट मेरिनर, एलिजाबेथ एल्सेस, ये सब इनकी रचना है, जबकि टेबल टॉक इनकी रचना नहीं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स के द्वारा नहीं लिखी गई है? रिचर्ड्स के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? देखिए, स्कोर बोर्ड की परिभाषा इनकी पुस्तक नहीं है। बाकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के प्रधानाचार्य पुस्तक इनकी है। व्यवहारिक व्यवहारिक क्रवाद ये क्रवादवाद ये भी इनकी है। इसके अलावा कॉलेज भ्रम जो कल्पना का मतलब कि कॉलेज भ्रम ये भी इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सिद्धांत, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का सिद्धांत जो है किसका ग्रंथ है? टी.एस. रिचर्ड्स का ही ग्रंथ है। ये ऑप्शन पाश्चात्य काव्यशास्त्र का मूल माना जाता है यूनान में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। लिरिकल ब्लेड्स 1798 में रचना प्रकाशित है, किसकी रचना है? वर्ड्सवर्थ की रचना है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदात्तता साहित्य, उदात्तता माने होता है अच्छा, उदात्त माने तो नंबर 1 अव्वल क्वालिटी का चीज। उदात्तता साहित्य के सब गुणों से महान है। वह गुण होता है उदात्तता जो अन्य सद त्रुटियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। अगर उदात्त चीज, उदात्त माने अच्छी चीज एकदम से जबरदस्त, तो लोनजाइनस का सिद्धांत है उदात्तता का सिद्धांत। लोनजाइनस ने इस चीज को कहा था। अगला क्वेश्चन आ चुका, लोनजाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी या सौंदर्यवादी समीक्षक किसने कहा? लोनजाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी या सौंदर्यवादी समीक्षक किसने कहा था? जेम्स स्कॉट ने कहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था 1833 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, नई समीक्षा को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने वाले कौन है इनमें से? तो इसको किया था किसने? रैनसम महोदय ने, जॉन क्रो रैनसम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पाश्चात्य काव्यशास्त्र से रिलेटेड है, परीक्षा में प्रश्न खूब आता है। प्रश्न, उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह कथन किसका है? उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह कथन कहा था लोनजाइनस ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोनजाइनस मूलतः विचारक हैं, लोनजाइनस मूलतः शास्त्रवादी विचारक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी विचारधारा 20वीं सदी में मौजूद नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी विचारधारा 20वीं सदी में मौजूद नहीं थी? तो थी कौन सी? सैमुअल टेलेट कॉलरिज की विचारधारा नहीं थी। बाकी सिगमंड फ्रायड की जो है, सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत का क्या नाम है? मनोविश्लेषण का बात दिया था। आइए रिचर्ड्स की बात की जाए तो रिचर्ड्स जो है कौन सा सिद्धांत देते हैं? रिचर्ड्स का सिद्धांत का नाम बताएं। रिचर्ड्स का कौन सा सिद्धांत है बेटा? फटाफट से आप बताने का रिचर्ड्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? रिचर्ड्स के सिद्धांत का क्या नाम? देखिए, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, लोनजाइनस का उदात्तता का सिद्धांत है। ठीक है, इनके सिद्धांत का क्या नाम है? कॉलरिज का सिद्धांत है कल्पना का सिद्धांत और फैंटेंसी का सिद्धांत। ठीक है, तो प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत है, लोनजाइनस का उदात्तता का सिद्धांत हो गया, रिचर्ड्स का सिद्धांत है मूल्य और संप्रेषण का सिद्धांत, टी.एस. इलियट का सिद्धांत निर्वैयक्तिकता का। तो ये यही सब सिद्धांत आपको पढ़ना है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बस। ठीक है,
अगला प्रश्न आ चुका है, यथार्थवाद के समर्थक। यथार्थवाद के प्रबल समर्थकों में नाम आता है किसका? यथार्थवाद के समर्थक हैं जॉर्ज लुकास। इनमें से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। स्वच्छंदतावाद के समर्थक, स्वच्छंदतावाद के समर्थक अंग्रेजी वाले रॉबर्ट ब्रन्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक कला की शुरुआत 1857 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फ्लावर की रचना, प्रसिद्ध रचना मदान बाबेरी के प्रकाशन से हुई। तो यथार्थवाद की जो शुरुआत हुई है, मतलब क्रियात्मक कला की शुरुआत यथार्थवाद रचना से ही शुरू हुई है, जो 1857 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फ्लावर की प्रसिद्ध रचना है मदान बाबेरी, उसी के प्रकाशन शुरू हुई है यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद किस वर्ष तक चरमोत्कर्ष पर थी? मतलब था स्वच्छंदतावाद जो था ये 1800 से लेकर के 1850 ईस्वी का समय काल जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, इसमें स्वच्छंदतावाद का दबदबा था। जादुई यथार्थवाद शब्द सबसे पहला प्रयोग किसने किया? जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रेज रोह नाम के विद्वान ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शास्त्रवाद के आलोचक में सर्वप्रथम है, शास्त्रवाद के आलोचक में सर्वप्रथम टी.एस. इलियट का नाम आता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट को किस रचना पर 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला था? टी.एस. इलियट को किस रचना पर 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो द बेस्ट लैंड पर मिला था नोबेल पुरस्कार। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अजनबीपन या अजबीपन किसकी रचना है? अजबीपन ये कीट्स की रचना है, जॉन कीट्स की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द देखिए, चावल, दिन और घोड़ा रूढ़ शब्द है, जबकि जलज शब्द जो है रूढ़ शब्द नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वह किस प्रकार का शब्द है? वह जो है एक, वह कैसा शब्द है बेटा? एक विकारी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विकारी शब्द कौन है? विकारी शब्द कौन सा इनमें से? देखिए, नीला एक विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है? रेलगाड़ी शब्द एक संकर शब्द की श्रेणी में आता है, संकर। ठीक है, संकर शब्द, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि रेल यहाँ पर अलग भाषा का है, गाड़ी अलग भाषा का है, तो जब दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं और अलग अलग भाषा के रहते हैं तो उसी को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, संकर माने मिला हुआ रूप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि। इनकी रचना का क्या नाम है? भरत मुनि के, भरत मुनि की रचना का नाम है साहित्य दर्पण। ठीक है, साहित्य दर्पण रचना किसकी है? साहित्य दर्पण किसकी रचना? सॉरी, नाट्य साहित्य। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की रचना का नाम है साहित्य दर्पण। और रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि की रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस ग्रंथ में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है? किस ग्रंथ में? तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद के समान बताए। जैसे ब्रह्म का आनंद, जब कोई आत्मा ब्रह्म को प्राप्त कर लेती तो जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद प्राप्त होता है जब एक जो है रस कविता में आ जाता है तो। ठीक है, इसको तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, यथा ही नाना व्यंजन संस्कृत तमन्न भुन्ना जान भुन्न जान, यह कथन किसका है? बताएं। यथा ही नाना व्यंजन संस्कृत तमन्न भुन जाना, यह कथन जो है भरत मुनि का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो उन्होंने 8 प्रकार के रस बताए थे। बाद में जो है एक और रस बनता है, 9 रस को मिला करके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन से, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने श्लोक हैं? 5000 श्लोक हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस का स्थान नहीं दिया है? तो इन्होंने शांत रस को स्थान नहीं दिया, इसीलिए 8 रस हैं। बाकी जो है शांत रस बाद में मिल करके 8-9 रस हो जाते हैं। भट्टलोलट्ट का उत्पत्तिवाद का और एक नाम है। भट्टलोलट्ट, भट्टलोलट्ट का उत्पत्तिवाद का और एक नाम है आरोपवाद, कहते हैं उसी को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भट्टलोलट्ट का उत्पत्तिवाद का आधार, भट्टलोलट्ट का उत्पत्तिवाद का आधार जो रहा है वो रहा मीमांसा दर्शन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव वात्यभिअर्जुन भाद्रसानम, यह कथन किसका है? इस कथन को आनंद वर्धन ने कहा था। आनंद किसने कहा था इस कथन को? इस कथन को किसने कहा था बेटा? इस कथन को कहा था शंकुक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपके मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं बेटा? मम्मट जो है किस संप्रदाय के आचार्य हैं? मम्मट जो है वो औचित्य के हैं। मतलब देखिए मम्मट की बात की तो मम्मट भी ध्वनि संप्रदाय यानी कि आनंदवर्धन के ही साथ में थे, यानी आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय को ही आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला संप्रदाय आपका आता है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रणेता कौन है? आचार्य भरत मुनि। ये 6 प्रश्न आप जरूर पूछेंगे, भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि जो है रस संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय आपका जो है वो अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय की अगर बात की तो आचार्य भामा का नाम लिख लीजिएगा आप मोटे अक्षरों में। आचार्य भामा उसके प्रवर्तक है। तीसरा संप्रदाय आपका रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य बामन, ठीक है, बामन। तो ये 3 संप्रदाय हो गए और 3 संप्रदाय और एक आपका चौथा संप्रदाय है आपका जो है ध्वनि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है आनंदवर्धन, ठीक है। 5वां संप्रदाय है आपका औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय जो है वो क्षेमेंद्र का है, ठीक है, औचित्य संप्रदाय, ठीक है। और छठा आपका है जो है आचार्य कुंतक का। कुंतक का कौन सा संप्रदाय बेटा? कुंतक का है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? औचित्य का। किसका? औचित्य जो है क्षेमेंद्र ऋषि का है, क्षेमेंद्र ने किया है। और आपका छठा जो है उसका क्या नाम है? छठा नाम है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति जो है उसके आचार्य है कौन? कुंतक। ये सब प्रवर्तक है, ठीक है, आचार्य कुंतक। तो इस तरीके से आपके मैंने 6 संप्रदाय, तो ये चारों 6 प्रश्न आपसे परीक्षा में हमेशा पूछे जाएंगे। 6 संप्रदाय 1500 वर्षों तक का जो है इतिहास रहा है भारतीय काव्य शास्त्र का। अगला क्वेश्चन से किस आचार्य ने गुणों को रस मतलब आश्रित माना है? गुण जो है रस पर आश्रित होते हैं, ऐसा आनंदवर्धन कहते हैं कि गुण जो होता है वो रसों पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आप देखेंगे, आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो आनंदवर्धन जो है वो एक प्रकार से ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। किस संप्रदाय के बेटा? ध्वनि संप्रदाय के। अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामा हैं। वक्रोक्ति के आचार्य कुंतक हैं। औचित्य के क्षेमेंद्र हैं, ठीक है। रस के आपके भरत मुनि हैं। और बामन जो है रीति संप्रदाय के प्रणेता कर। ध्वनि संप्रदाय का जनक ग्रंथ किसको मानते हैं? ध्वनि संप्रदाय का जनक ग्रंथ ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक को मानते हैं। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंदवर्धन की ही रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन साहब ही हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साहित्य दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य विश्वनाथ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन से ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्नलिखित में से कौन है? ध्वनि के जो त्रिविध प्रकार है, त्रिविध माने 3 प्रकार के, एक है वस्तु, दूसरा अलंकार, तीसरा रस, ये 3 प्रकार होते हैं ध्वनि के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा सप्त शक्ति कहते हैं। ऐसी शक्ति जो कि डायरेक्ट अर्थ बताती है वो अभिधा होती है। दूसरा सब शक्ति होती है प्रतीक के रूप में बताती है, ठीक है। और तीसरा होती है कि वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कहा कुछ हो जा रहा हो, समझ उसके कुछ और रहे हैं। अगला क्वेश्चन से ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अभिनव गुप्त ने ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित किया था, प्रणयन किया था आचार्य आनंदवर्धन, लेकिन उसको व्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य अभिनव गुप्त को जाता है। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? मम्मट भी ध्वनि संप्रदाय के ही आचार्य हैं। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? गुण को रस आश्रित आनंदवर्धन मानते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो अलंकार ध्वनि संप्रदाय के माने जाते हैं। ध्वनि संप्रदाय का जनक ग्रंथ ध्वन्यालोक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन। तो इसे रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। ध्वनि संप्रदाय के प्रकार तो वही चीज फिर से आ चुकी है। अब यहाँ पर देखें ये वाला, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आनंदवर्धन ने किया था। ध्वन्यालोक नाम की रचना जो आनंदवर्धन की है वो किस तत्व से संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वहितकारी भावना को काव्य का प्रयोजन किसने माना? सर्वहितकारी भावना को काव्य का प्रयोजन तुलसीदास जी मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। लोक मंगल की भावना रखते हैं वो, सभी का कल्याण हो ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न, किसने बाह्य विचार या आत्म अनुभव सार व्यक्त करना ही काव्य का प्रयोजन होता है? किसने कहा? किसने बाह्य विचार या आत्म अनुसार या आत्म अनुभव सार व्यक्त करना ही काव्य का प्रयोजन है, ऐसा कबीरदास कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से किसे काव्य का प्रयोजन माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान का विस्तार और आनंद अनुभूति को ही जो है काव्य का प्रयोजन माना, कि आनंद मिले और ज्ञान का विस्तार हो।
अगला क्वेश्चन है काव्य की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका विश्लेषण विकल्प या विज्ञान में नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? यह कथन जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से रस गंगाधर ग्रंथ के लेखक कौन है? रस गंगाधर ग्रंथ के लेखक है पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में हमेशा आता है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? काव्य को प्रकृति की अनुकृति को मानते हैं अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता आचार्य इनका क्या नाम है, अरस्तु, अरिस्टोटल मानते हैं। अगला क्वेश्चन से वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है। वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि जनसाधारण का जन जीवन और संस्कृति ही पर जो है काव्य का प्रतिपाद्य है, काव्य का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। यह कथन किसका है? कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। इस कथन को कहा था कल्पना सिद्धांत के प्रणेता कॉलिज ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोंचे का सिद्धांत का क्या नाम है? क्रोंचे का सिद्धांत है अभिव्यंजनावाद। इलियट का सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का। कॉलिज का है कल्पना का सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत कौन सा है? वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत नहीं पता। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम। काव्य के विषय में यह कथन किस आचार्य का है? काव्य के बारे में यह कथन किसने कहा था कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, यानी ऐसे शब्द जो कि रमणीक अर्थ देते हों, ऐसे शब्दों को ही काव्य कह सकते हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है बताएं? काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? आचार्य मम्मट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्य किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देता है? बताएं। काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्य किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देता है? यह दिया गया है तो प्रतिभा को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचछन्यम कलासुचा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विलक्षणता, प्रीति तथा कृति को किस आचार्य ने काव्य का प्रयोजन माना है? तो इसको माना आचार्य भामा ने। ये बात आप ध्यान, किसने माना? आचार्य भामा ने माना है। क्लियर? आगे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? बताएं। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? तो प्रतिभा को माना है, व्युत्पत्ति को माना है, भोग्यता को और अभ्यास को भी माना है। इस कृपा को नहीं माना। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से आचार्य दंडी ने काव्य हेतु कितने मांगे बताए हैं? आचार्य दंडी ने काव्य हेतु कितने माने हैं? तो देखिए प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, ये तीनों जो है आचार्य दंडी कहते हैं काव्य हेतु होते हैं, जो काव्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, काव्य के उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आचार्य मम्मट का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ कौन सा है? आचार्य मम्मट का जो काव्य संबंधी ग्रंथ है इनमें से वो है काव्य प्रकाश। ठीक है। काव्यादर्श दंडी की रचना है। ठीक है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की रचना। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। अगला क्वेश्चन से रसात्मकम वाक्यम काव्यम कथन किस आचार्य का है? बताएं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम या रसात्मकम वाक्यम काव्यम, कुछ भी बोले, आचार्य विश्वनाथ लगा दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस काव्य हेतु चुने हुए फूलों का गुलदस्ता कथन प्रयुक्त हुआ है? बताएं। निम्नलिखित में से किस काव्य हेतु के लिए चुने हुए फूलों का गुलदस्ता जो है कथन प्रयुक्त हुआ है? तो मुक्तक काव्य के लिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाट्य मंच 3 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कविता राज्य तथा मानव जीवन के लिए लाभप्रद हो, यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? तो कविता राज्य तथा मानव जीवन के लिए लाभप्रद हो, यह कथन जो है किसका है? अनेलू का है, अनोलू। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। काव्यादर्श ग्रंथ के रचयिता कौन है? काव्यादर्श की रचना कौन सी? दंडी की रचना काव्यादर्श। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्योक्ति किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा। ठीक है। ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए। निम्नलिखित में से काव्य हेतु नहीं है। काव्य हेतु कौन सा नहीं है? देखिए प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, यही 3 काव्य हेतु है। मैंने काव्य हेतु वाला पूरा चैप्टर पढ़ा लिया है। प्रेरणा जो है कोई काव्य हेतु नहीं है। ठीक है। प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है। प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति है। काव्य शास्त्र में अभिजात का तात्पर्य क्या होता है? अभिजात का मतलब होता है प्रवणता, अच्छा,
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली नामक आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जायसी ग्रंथावली नाम आलोचना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जायसी ग्रंथावली लिखने वाले। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, केशव की काव्य कला किसकी आलोचना पुस्तक है? केशवदास। केशव की काव्य कला किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? तो पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है ये केशव की काव्य कला। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशवदास भारतीय काव्य शास्त्री, जो कि भारतीय काव्य शास्त्र में हिंदी साहित्य में अगर देखेंगे तो केशवदास जितना बड़ा कोई काव्य शास्त्री नहीं था। काव्य शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, संस्कृत के बड़े ज्ञानी थे, इसीलिए उनकी रचना में विद्वता झलकती है। इसीलिए उनकी रचनाओं को कठिन काव्य का प्रेत उनको कहते हैं, क्योंकि वो बहुत कठिन काव्य उन्होंने लिखा है। बिहारी और घनानंद को किस साहित्यकार ने अपने अध्ययन का आधार बनाया? बिहारी और घनानंद को किस साहित्यकार ने अपने अध्ययन का आधार बनाया है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने बनाया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भाषा रहस्य किसकी प्रसिद्ध रचना है? भाषा रहस्य किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बाबू श्याम सुंदर दास की रचना का नाम है भाषा रहस्य। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छायावाद के प्रबल समर्थक आलोचक साहित्यकार कौन हैं? छायावाद के प्रबल समर्थक आलोचक साहित्यकार कौन थे, बताएं। छायावाद के प्रबल समर्थक आलोचक साहित्यकार माने जाते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन छायावादी आलोचक साहित्यकार हैं? इनमें से कौन जो है छायावादी आलोचक साहित्यकार कौन है? छायावादी आलोचक साहित्यकार इनमें से कौन है? डॉक्टर नगेंद्र भी छायावादी आलोचक हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक साहित्यकार हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक आचार्य कौन है? रामविलास शर्मा नहीं, सुधांशु चौहान नहीं, रामवर सिंह भी नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक साहित्यकार हैं? इनमें से कौन, बताएं, इनमें से कौन आचार्य इसके समर्थक है, कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास। डॉक्टर नगेंद्र और नामवर सिंह, दोनों का नाम आता है बेसिकली। नामवर सिंह लगा दीजिए चाहे नगेंद्र लगा दीजिए, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है, या डॉक्टर नगेंद्र लग जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र ही लगा दीजिएगा। नामवर सिंह ने भी काम किया है, लेकिन हाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को डॉक्टर नगेंद्र ने ज़्यादा समर्थन दिया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे प्रगतिवादी आलोचक कहा जाता है? प्रगतिवादी आलोचक, प्रगतिवादी आलोचक किसको कहते हैं बेटा? रामविलास शर्मा जी को। रामविलास शर्मा जी को प्रगतिवादी आलोचक कहा जाता है, ये बात आप ध्यान दें। क्या कहते हैं? प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा जी को कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे पीडीएफ प्राप्त करने हैं 9161936062, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, तमाम सारे नोट्स लिखने वाले ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिलेंगे। नोट्स, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी, उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा। देखिए ध्यान रखेंगे, ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके आप भेज दीजिएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास सब कुछ मिलेगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था करी गई है। ठीक है, इसमें आपको केवल एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि इसे हिंदी है तो हिंदी के दोनों पेपर का पीडीएफ नोट्स मिलेगा और लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ा जाएगा। मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, इन सभी क्लासेस तो यूट्यूब पर आपको मिलती रहेंगी, लेकिन हाँ शुक्ला आईडी पॉइंट चैनल पर आपको मिलेंगी, इस चैनल पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आप इस चैनल पर आप क्या क्या देखेंगे? इस चैनल पर आपको को करिकुलर की वीडियोस मिलेंगी लिखने वाली, और सब कुछ आपको मैं ऑब्जेक्टिव वाली सब कुछ मिलेंगी, आपको पूरी तैयारी होगी। ठीक है, आपको बता दूं कि जो है यहाँ पर आपको जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपका जैसे जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी सब्जेक्ट होगा उन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा मात्र इसी 100 रुपये फीस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि को करिकुलर, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस वाला पूरा आपको मिल जाएगा इसी में मात्र 100 रुपये फीस में। चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, साहित्य सर्जना और साहित्य चिंतन किसके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं?
साहित्य सर्जना और साहित्य चिंतन, ये इलाचंद जोशी के ग्रंथ हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभिव्यक्ति विज्ञान किस साहित्यकार की आलोचनात्मक कृति है? अभिव्यक्ति विज्ञान जो है इसको लिखा भोलानाथ तिवारी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव मूल्य और साहित्य नामक आलोचक कृति। मानव मूल्य और साहित्य ये रचना किसकी है? ये धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं पुस्तक किसने लिखी है? गिरजा कुमार माथुर की पुस्तक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आ चुका है, नई कविता का आत्मसंघर्ष नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? नई कविता का आत्मसंघर्ष नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में अभिव्यंजना नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? काव्य में अभिव्यंजना नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? तो वो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। रस मीमांसा किस विधा की रचना है? रस मीमांसा जो है आलोचना ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, आचार्य शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है। आचार्य शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार क्या है? भारतीय अभिव्यंजनावाद। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।